Next chapter is chapter 13, direct and inverse proportion. So as you have done earlier the statement sums, problem sum जैसे आप करते थे, like for example, let's take an example to clear what we are to do in this chapter. कि जैसे आपको अगर cost find out करनी है, suppose you have given the cost of 2 apples. 2 apples की cost आपको given है 10, ठीक है, और आपको 5 apples की cost find out करनी है. Then you make a statement here, और आप statement कैसे बनाते हैं? You will find out the cost of 1 apple, that is 5. Then you will find out the cost of 5 apple, that is 5 into 5, 25. So you know how to do these kind of questions कि statements कैसे बनाते हैं और find out कैसे करते हैं. But here we are going to use the formula to find it out. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है इस चीज को फाइंड आउट करने का. See, so what will be given in this question, in this chapter, it will be given like apples cost. ठीक है, so I'm saying that when there are 2 apples, then the cost is 10 rupees, sorry, and we are to find out the cost of apple when the number of apples are 5. आपको 5 की कोस्ट बतानी है, सो इट विल बी गिवन लाइक दिस. सो यहाँ से आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को इस वे से कर सकते हो. ठीक है, सो अब इसमें हम करते क्या है, जैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स, देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोपोर्शंस नाउ, डायरेक्ट एंड इनवर्स. So when we will be having direct and when we will be having inverse proportion, let's discuss about it. जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, say when the number of apples are 5 and the cost is 5/1, अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, then definitely the cost of the apple will be increasing. So let's take it like this कि यहाँ से हमारे पास एक एप्पल की कोस्ट आ गई 5, तो 5 की कितनी होगी 25 और 10 की होगी 50. ठीक है, सो यू कैन सी नाउ हियर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हो रहे हैं, as the number of apples are increasing, cost is decreasing, cost is also increasing. जितने ज्यादा नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट होगी, और जितने कम नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी. सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन कैसे देखो, 2/10 कितना होता है 1/5, 5/25 ये भी कितना होता है 1/5, 10/50 ये भी कितना होता है 1/5. ठीक है, तो हमारे पास सबका प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन सेम आ रहा है हमारे पास. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं कि एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज भी आपके पास बढ़ रही है, और वो भी सेम प्रोपोर्शन में, उनका प्रोपोर्शन सेम है. तो ऐसे इसके लिए हम और एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्टेंस टाइम एनीथिंग यू कैन टेक हियर. सो टाइम एंड डिस्टेंस, अगर आप इफ यू आर मूविंग फ्रॉम समवेयर, तो अगर आप टाइम ले रहे हैं 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर में सेम स्पीड, बट द स्पीड इज यूनिफॉर्म, मतलब सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं आप, टाइम 1 आवर है और डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे 40 किलोमीटर. आप 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, राइट, 60 किलोमीटर. सो यू कैन सी हियर, जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम अपना इंक्रीज कर रहे हैं अपनी जर्नी का, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है इन द सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन में ही है 1/20, 2/40, 3/60, सेम प्रोपोर्शन में है. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इनवर्स का. इनवर्स का एग्जाम्पल लेते हैं.
कि जैसे हम लेते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एंड स्पीड। अगर आप डिस्टेंस, आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा आपका डिस्टेंस, आप कितनी जल्दी, सॉरी आई वाज टेकिंग हियर टाइम, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पर्टिकुलर 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस यू आर कवरिंग। अगर आप स्पीड, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सो आप डिस्टेंस कवर करते हो 1 आवर में, ठीक है। अगर आप उस स्पीड को इंक्रीज कर दो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दो, इफ यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो आपका डेफिनेटली टाइम जो है वो कम लगेगा क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपका जो वो टाइम लिमिट है वो हो जाएगा 30 मिनट्स डेफिनेटली। अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टाइम हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो 60 मिनट्स इज द टाइम लिमिट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कि जैसे जैसे आपका टाइम आप सॉरी स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, और स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, राइट। जैसे अगर यहाँ पे आप और भी 60 किलोमीटर आवर से 120 पे जाते हो तो आपका टाइम लिमिट कम होता है, 120 से 60 पे आते हो तो आपका टाइम लिमिट ज़्यादा हो जाता है, आपका टाइम इन डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। सो हियर वी कैन सी इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे? क्योंकि हमारे पास जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम डिक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ने के साथ टाइम कम लग रहा है और स्पीड कम करने पर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया, ठीक है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा कैसे सेम होता है? हम ऐसे डिवाइड करते हैं इसमें, सी लाइक दिस वी डिवाइड, इसमें हम इनवर्स डिवाइड करते हैं। जैसे 60 डिवाइड बाय 120 कर दो एंड 30 डिवाइड बाय 60 कर दो, सेम है। दोनों को कैंसिल करोगे क्या आएगा? 1/2। इसमें हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन सेम है, दैट मीन्स इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इनवर्स का। तो एक के साथ दूसरी चीज बढ़ रही है या एक के कम होने के साथ दूसरी चीज भी कम हो रही है, सेम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सेम उसमें जा रहे हैं, तो आपके पास वो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर आपके पास, हाँ प्रोपोर्शन की बात, डायरेक्ट तो वो हुआ, प्रोपोर्शन तब सेम होता है अगर वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ और कम कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। तो इनवर्स में अगर वो सेम प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है तो वो आपके पास इनवर्स हो जाता है, बट प्रोपोर्शन शुड बी सेम। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 40 मिनट्स में पहुंच रहे हो, देन इट्स नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन क्योंकि इसका प्रोपोर्शन सेम नहीं है। यहाँ पर तो आप 60 किलोमीटर पर आवर से 60 मिनट्स में पहुंच रहे हो, 120 जैसे आप अपनी स्पीड डबल कर देते तो आपका टाइम हाफ क्यों नहीं लगा? हाफ लगेगा तो ही वो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, अदरवाइज उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा। If one thing is increasing other is decreasing in same proportion, then only we can say that it's inverse. ऐसे ही डायरेक्ट में, if one thing is increasing other is also increasing but in same proportion, then we will say that it's direct. One thing is decreasing, other is also decreasing with the same proportion, then it's also direct. दोनों चीजें अगर एक साथ चल रही हैं तो वो डायरेक्ट में आएगा, और ऑपोजिट चल रही है कि एक बढ़ रही है एक कम हो रही है तो वो इनडायरेक्ट में आएगा, इनवर्स में, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द फॉर्मूलाज ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि हम इसको फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला भी हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन इट विल बी मोर क्लियर कि इनवर्स कैसे अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट में हम सीधा प्रोपोर्शन लेते हैं, सीधा डिवाइड करते हैं, इनवर्स में हम उल्टा डिवाइड कर देते हैं, ऑपोजिट, ठीक है। अब लेट्स start the questions. First of all, let's open the exercise 13.1 and let's start the question 1. 13.1 first question is, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 1200,
12 hours rupees 140 and 24 hours rupees 180. This is given to you. And check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. आपको बताना है कि क्या जो पार्किंग चार्जेस है वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए दो चीजें देखते हैं। सबसे पहली कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके पास कॉस्ट भी इंक्रीज, उसके चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट इट शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। टाइम के साथ साथ चार्जेस को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या इनका प्रोपोर्शन सेम है। तो डिवाइड कर दो 4/60। कितना आएगा 4/60 डिवाइड करने पर? 1/15। अगला डिवाइड कर दो 8/100, अगला प्रोपोर्शन ले लो। 4 पे डिवाइड करेंगे 2/25। ये तो डिफरेंट आ गया, सेम आ ही नहीं रहा, पहले 2 का ही रेशियो जो है वो डिफरेंट आ गया। सो इट्स नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट तो है लेकिन प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। सो नो, इट्स नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Next, second question is, a mixture of paint is prepared by mixing up 1 part of red pigment with the 8 parts of base. एक पेंट को प्रिपेयर करने के लिए here parts of red pigment it's given and other thing is given parts of base. ठीक है, इट्स गिवन लाइक 1, 8 और आपको बाकी आंसर्स करने हैं। So here we are to find out these values. So we can find out it directly also. Like one parts of one red pigment अगर 1 है तो पेंट में पार्ट ऑफ बेस जो है वो 8 आता है। सो इट्स क्लियर फ्रॉम हियर कि अगर रेड पिगमेंट्स 1 के प्लेस पे 4 हो जाएंगे तो पार्ट ऑफ बेस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 32। ऐसे ही अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 7 हो जाएंगे 1 के 7 टाइम्स हो जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 56। सो लाइक दिस वी कैन कंप्लीट दिस, राइट। अगर 12 हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट देन पार्ट्स ऑफ बेस हो जाएंगे 12 इंटू 8, 96 एंड सिमिलरली 160। ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन इज कि जो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें एक 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेड पिगमेंट एंड बेस, पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, सो रेड पिगमेंट वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, इन द क्वेश्चन 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट requires 75 ml of base, then how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एंड इट्स कंपल्सरी टू मेक। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। 1 रेड पिगमेंट के साथ बेस 75 ml है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कितने रेड पिगमेंट्स मिक्स करने होंगे 1800 ml बेस के साथ। मतलब बेस हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करने हैं? रेड पिगमेंट, जिसको मैंने लेट कर लिया x, कि सपोज x रेड पिगमेंट हमें चाहिए अगर बेस 1800 ml है। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेटली ये डायरेक्ट होगा कि अगर एक रेड पिगमेंट है तो बेस अगर 75 ml है तो अगर 2 रेड पिगमेंट होंगे तो बेस कितना चाहिए? 150 ml। अब ये बताने के लिए कि 1800 ml में कितने रेड पिगमेंट मिस होंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डिवीजन सेम होना चाहिए डायरेक्ट वाला, दैट इज 1/75 शुड बी इक्वल टू 1/75 should be equal to x/1800। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके 1800 को इधर भी ले जा सकते हो x फाइंड आउट करने के लिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800 डिवाइड बाय 75। 1800 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
1800 divided by 75. Now you can cancel here. So after dividing you will get here 24. इसका मतलब अगर बेस 1800 ml है तो उसके साथ हमें कितने रेड पिगमेंट्स चाहिए? 24 red pigments it will be required, right? So like this you are to do these questions. Let's move to question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. So what we have given? Bottles and time. एक machine, it's given like this कि 6 hours में time is here in hours, ठीक है, and bottles are in number. 6 hours में fill होती हैं 840 bottles and you are to tell here how many bottles will it fill in 5 hours. 5 hours में कितनी bottles fill होंगी, ठीक है, 5 hours में कितनी bottles fill होंगी, यहाँ पे हमने ले लिया x. Okay, you are to tell in 5 hours how many bottles will be filled. कैसे करेंगे? सेम, ऑब्वियसली टाइम अगर ज़्यादा है तो बोतल ज़्यादा फिल होंगी, टाइम कम है तो बोतल्स कम फिल होंगी, ठीक है, और सेम प्रोपोर्शन में भी होंगी क्योंकि मशीन तो अपना काम उतने ही टाइम पे उसी हिसाब से करेगी जितना वो 1 आवर में करती है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 6/840 इज इक्वल टू 5/x। अब यहाँ से x फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 840। फिर हम 6 को अदर साइड डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 840 डिवाइड बाय 6, राइट। अब डिवाइड कर दो। So how many bottles will be required to in 5 hours? 700 bottles will be filled. 5 hours में कितनी bottles fill होंगी? 700. Next question number 5 is a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. A photograph is given here जिसको enlarge करने पर 50,000 times enlarge करने पर उसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ की। अगर जैसे जूम करते हैं, जैसे enlarge करके देखते हैं फिगर को, जैसे 10% enlarge किया, 20% करते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं उसको 50,000 टाइम्स करते हैं। जितनी फोटो है उसको 50,000 टाइम्स अगर enlarge करें तो वो 5 सेंटीमीटर दिखती है। सो व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ? तो यहाँ से टेबल बनाएंगे, large in times, ठीक है, फोटो लार्ज एंड देन लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, enlarged length, enlarged number of times and then length of photo। अगर हम उसको enlarge करते हैं 50,000 times, in times लिख देना, 50,000 times enlarge करते हैं तो हमें कितना दिखती है लेंथ? 5 सेंटीमीटर। हमें उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैंने एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेट कर ली x सेंटीमीटर, लेट दी एक्चुअल लेंथ भी x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर हम उसको एनलार्ज नहीं करेंगे, फोटोग्राफ को एज इट इज रखेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर उसको सिंगल टाइम रखते हैं, इफ आई राइट डाउन हियर 1, कि अगर मैं उसको 1 टाइम एनलार्ज करती हूँ, 1 टाइम एनलार्ज, तो आई विल गेट द एक्चुअल लेंथ। अगर मैं उसको एज इट इज रखती हूँ तो मुझे एक्चुअल लेंथ मिलेगी, राइट, सिंगल टाइम एनलार्ज करने पर। ओके, so now here obviously it will be direct proportion। जितना ज्यादा उसको enlarge करोगे उतने ही ज्यादा उसकी लेंथ शो होगी, जितना कम enlarge होगा उसकी लेंथ उतनी ही कम शो होगी। so डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5। अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा,
x is equal to 5 डिवाइड बाय 50,000, कैंसिल कर दो 1/10,000। जब हमारे बैक्टीरिया जो से हमारे पास लेंथ गिवन है, ये लेंथ हमारे पास पावर्स में होती है हमेशा, क्योंकि इन्हीं जैसे लार्ज नंबर जो इतने लार्ज नंबर्स होते हैं उनको हमेशा हम एक्सपोनेंट में रखते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर is the length of the actual length of the bacteria, right? It's not completed. After that, they are asking if the photograph is enlarged 20,000 times, so then we have to find out what would be its enlarged length। अगर 20,000 टाइम इसको करते हैं तो यहाँ पे आप एक्चुअल भी ले सकते हैं और जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो भी ले सकते हैं। enlarged photograph and attains length, ठीक है। अगर 50,000 टाइम्स आप enlarge करते हो तो आपको मिलती है लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको बताना है कि अगर आप 20,000 टाइम enlarge करते हो तो आपको कितनी लेंथ मिलेगी। तो मैंने लेट कर ली x हमने पहले लेट किया था, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं y सेंटीमीटर, कि अगर 20,000 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो आपको लेंथ मिलती है y सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा देंगे। अप्लाई हियर ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 50,000 डिवाइड बाय 5 is equal to 20,000 divided by y. Now again we'll do the cross multiplication and we will find out the value of y here, right? So कैसे करेंगे? 50,000 multiply y is equal to 20,000 multiply 5। y निकालने के लिए यहाँ से डिवाइड कर देंगे। y is equal to 20,000 multiply 5 divide by 50,000, cancel it, it will be like 5 पे cancel करोगे, 4 zeros cancel, then 5 पे, and what is left here? 2 centimeter. Then the length will be 2 centimeter. So this was question number 5 of exercise 13.1.